चलिए तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को वॉइस आ रही है क्या? एक बार क्लियर कर दो। सभी को यस वॉइस आ सर। रही है? यस सर, आ रही है। ओके। चलो भैया। तो फिजिक्स में आज हम लोग टारगेट करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चंस का। ठीक है। जो 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं एमपी बोर्ड में, हम लोग टॉप 50 2 मार्कर क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो कल की क्लास में हम लोग वहां से कंटिन्यू करेंगे जहां से आज हम खत्म करेंगे। ठीक है। तो 2 मार्कर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। जो दो दो नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप सभी के पास ये पीडीएफ होगी। ओके, अगर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। एडुस्टेट ऐप पे जाना, वहां पे अगर आप लोग सब होंगे पास सीरीज कोर्स में एनरोल हैं, वहां पे देखना ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास फिजिक्स का कोर्स ऑलरेडी है तो वहां पर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ओके। और एक और बात, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने शेयर कर दी थी कल, उसको ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, जो वहां पर अवेलेबल है यहाँ पर भी अवेलेबल है। ओके। तो ज्वाइन करके रख लेना। कभी कभी हम डायरेक्ट मैसेज करते हैं, तो अपना जो ग्रुप बना हुआ है ऐप के ऊपर, उसमें नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं आती है, तो टेलीग्राम पे तो आ ही जाती है। ओके, तो उससे भी कनेक्टेड रहना आप लोग सभी। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग 2 मार्कर क्वेश्चंस की। तो एक काम करते हैं, पहले एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ में हमने जो हाईलाइट कर रखे हैं, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब इनको तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में करके जाने ही जाने हैं। बाकी आप करो ना करो, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको स्किप करके जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इनको आप स्किप नहीं कर सकते। इन क्वेश्चंस को, ये बार बार रिपीट हुए हैं हर साल। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो टाइम भी हमारे पास कम है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो अपनी, काफी सारी चीजें आज नोट करने की रहेगी, तो नोट करते चलना। ओके। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, वो रिवीजन करें। ठीक है, आज की क्लास में आपका रिवीजन तगड़ा हो जाएगा। इसके अलावा एक और पेज है, लास्ट में देखना इस पेज, ये जो हमारा चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उसके बाद एक और पेज है हमारे पास बोनस क्वेश्चन करके। ठीक है। यहाँ पर भी आपको 2 मार्क क्वेश्चन दे रखे हैं हमने, अराउंड 15 क्वेश्चन हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स को करने हैं जिन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब उनके लिए कुछ और स्टडी मटेरियल हमारे पास है, ये 2 मार्क क्वेश्चंस और हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए, कि तभी करने चाहिए जब आपके ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस हो गए हों। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने हाईलाइट क्वेश्चंस कर लिए, हाईलाइटेड क्वेश्चंस कर लिए, उनको क्या करना है, उनको ये बाकी क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको आपको छोड़ना है, सभी क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। चलो, काफी बातें हो गई, अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन है, और राइट साइड पे जो आपको पीडीएफ दिख रही है, यहाँ पे आपको उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। दोनों पीडीएफ हमने अवेलेबल करा दी है आप लोगों के लिए, चेक कर लेना। ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या होता है क्वांटाइजेशन, उसको समझते हैं। ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हर एक चैप्टर में हम लोग डीप में स्टडी करें। ओके। सो हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। देखो, यहाँ पर प्रॉपर वे में हमने सॉल्यूशन दे रखा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहाँ रहा? ये रहा। समझने की कोशिश करना, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से लिख के आना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फ्री चार्जेस इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द फ्री चार्जेस जो होते हैं उनका आपको मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब सिर्फ वैल्यू लेनी है। वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप की आपको वैल्यू लेनी है। डायरेक्शन नहीं लेनी है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा आपको नहीं देखना। सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की बात करनी है। मैग्नीट्यूड बोले तो वैल्यू। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी, वो ऑलवेज कैसी होगी? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगी। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल क्या हो सकता है? 1 हो सकता है,
टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। इस टाइप से कुछ भी इसके मल्टीपल में हो सकता है। तो हम लोग सिंपल सी भाषा में बात ये करेंगे कि जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे फ्री चार्ज का, लेट सपोज ये हमारे पास चार्ज है, वो किसके बराबर होगा? वो इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के बराबर होगा। एन से आप लोग उसका गुणा कर दो। ठीक है, एन क्या हो सकता है? एन एक इंटीजर हो सकता है। इंटीजर बोले तो या तो वो जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। ठीक है, तो आप अब खुद समझने की कोशिश करो यार यहां पर कि ये जो है एन, एन कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता 0.5 या 1.5, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो फुल होगा या फिर वो नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ये आपका आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी? ये है सिर्फ आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि जो चार्ज होता है भैया, वो आधा अधूरा नहीं होता है, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई को डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी लिखनी है। अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स एक और बात सुन लो। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इसकी प्रिंट आउट निकलवा ली है, इसकी प्रिंट आउट निकलवा ली है इस पीडीएफ की, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग ये करेंगे कि जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस फिनिश होते जाए उनके ऊपर टिक लगा लिया करो। सिंगल टिक लगाओ मतलब कि एक बार इसको हमने रिवाइज कर लिया है। सेकंड टाइम याद करोगे तो डबल टिक लगा लो कि इस क्वेश्चन को हमने दो बार रिवाइज कर लिया है। तीन बार टिक लगाओ जब आपकी तीन बार रिवीजन हो चुका है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये चीज करोगे ना तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर आप चाहो तो इसकी प्रिंट आउट निकलवा लेना। कितने पेज है? 18 पेजेस है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलवा लेना, जो चाहो वैसे निकलवा लेना, तो काम हो जाएगा आपका। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वाली निकलवाना, ये वाली पीडीएफ। इसमें तो बहुत सारे पेजेस है, 175 पेजेस है। इसकी निकला लेना प्रिंट आउट, और देखना कौन कौन से क्वेश्चंस आपने फिनिश कर दिए हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। आपको हम साथ साथ ये भी बताते चलेंगे कि एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। ओके, उसकी भी चिंता आप लोग मत करना। गणेश भैया, ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इस टाइप से ना करिए, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पे दिखता है, ये जो पेन का ऑप्शन आपको स्क्रीन के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, वो आपको यूज नहीं करना है। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पूछ ले या मैग्नेटिक पूछ ले, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पूछ ले, कुछ कुछ चीजें जो है वो दोनों में सेम होती है। ठीक है, तो तुक्का लगा सकते हो आप लोग कि या इलेक्ट्रिक आ जाए या मैग्नेटिक आ जाए, आप दोनों में सेम चीजें लिख सकते हो। बताएंगे कैसे लिख सकते हैं। द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, याद रखना, कभी भी ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन ऐसी जा रही है, ये कभी नहीं होगा। तो ये पॉइंट तो आप सबको याद होना चाहिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नाम ही छुपा हुआ है यार। ये क्या है? लाइन से लाइंस, तो लाइंस, ये लाइन यहां से निकली, ये लाइन यहां से निकली, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट समझते हो ना, एक दूसरे को काटेगी नहीं कभी भी। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको यहां से एटलीस्ट तीन पॉइंट याद करने हैं। ओके, तो पहला पॉइंट आप सभी को याद हो गया कि भैया इलेक्ट्रिक लाइंस हो या मैग्नेटिक लाइंस हो, वो कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। और ये कैसी होती है? हमेशा सरफेस ऑफ द चार्ज से परपेंडिकुलर होती है। यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सरफेस बना लो कोई सी भी, ये सरफेस बनाई, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। परपेंडिकुलर समझते हो ना, ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लाइन है, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनेगा दूसरी लाइन के साथ, तो इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर बन गया ये। तो आई बात समझ में? हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं ताकि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनको भी चीजें समझ में आती रहे। ओके, सो पहला पॉइंट याद हुआ सबको? क्या है भैया? सिंपल सी बात है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट भैया सिर्फ इतना सा है कि जो फील्ड लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ द चार्ज के। सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, सरफेस से परपेंडिकुलर होती है। दो पॉइंट हमें याद हो गए। तीसरा पॉइंट देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो मैग्नेटिक, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो जितनी हमारे पास मैग्नेट्यूड ऑफ चार्ज होगा,
उतना ही हमारे पास क्या होगा, मतलब उसी के प्रोपोर्शनल में हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी। जितना ज्यादा चार्ज लाओगे उतनी ज्यादा हमारे पास लाइंस बनेगी, उतनी ज्यादा लाइंस बनेगी। लेकिन अगर आपने चार्ज कम लेके आए, एक ही चार्ज लेके आए, तो उसके हिसाब से कम लाइन बनेगी। ठीक है, जितने ज्यादा चार्ज होंगे उसके ज्यादा ज्यादा लाइन बनेगी। तो वो क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट होगा कि भैया जितने ज्यादा चार्ज हम लोग लेके आएंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस हमारे पास बनेगी, उतनी ज्यादा, उतने नंबर ऑफ नहीं बनेगी। कि भैया चार चार्ज ले आया आपने तो चार लाइन बनेगी, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितने ज्यादा लाओगे उतनी ज्यादा आपके पास लाइन बनेगी। मैं आई बात समझ में, ये यहाँ पे लिखा है। मैग्नीट्यूड का समय ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू। और एक होता है डायरेक्शन। ठीक है, एक होता है हमारे पास डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब तो आप लोग सभी जानते होंगे, कौन सी दिशा में आप लोग जा रहे हो। तो मैग्नीट्यूड हमेशा वैल्यू को बताता है, गिनती को बताता है, 0 1 2 3 इस टाइप से जो चीजें होती है वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो भले टर्म ऐसी है, लेकिन आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज से। ठीक है, तो कितने पॉइंट याद हुए आप सभी को? आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट याद हो गए, तीन ही हमने आपको पढ़ाए हैं। तीन में से दो तो याद हो ही गए होंगे यार, ये वाला ये तो याद होंगे ही। इसमें अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो फिर से सुन लो। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का जितना मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के होगा। वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में रहेंगे। 3 पॉइंट हमने याद कर लिए। 5 पॉइंट है, आप लोग बाकी पढ़ लेना, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। बाकी आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट याद करके जाना है। द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन इज एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइंस होती है, ठीक है, जैसे ये लाइन है, तो कहीं पर तो फिनिश होगी, यहां से स्टार्ट हुई यहां पे फिनिश हुई, या फिर यहां से स्टार्ट हुई यहां पे फिनिश हुई। तो क्या लिखा है, द स्टार्ट पॉइंट ऑफ फील्ड लाइंस इज एट पॉजिटिव। तो लाइन जो होती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके वो फिनिश हो जाती है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे जाके वो मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये पॉइंट हो गया। फॉर द फील्ड लाइंस टू either स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी अ सिंगल चार्ज मस्ट बी यूज्ड। तो अगर ऐसी लाइन मान लो कि हमारे पास एक ही चार्ज है, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा पॉजिटिव से, स्टार्ट हुआ पॉजिटिव पे, अब जाएगा कहाँ पे, नेगेटिव पर। नेगेटिव तो है ही नहीं हमारे पास, तो ये जाएगा इन्फिनिटी पे, अनंत पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हमारे पास सिंगल चार्ज है, सिर्फ हमारे पास एक ही चार्ज है, तो अगर एक चार्ज है तो वहां से पॉजिटिव हुआ तो वहां से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी पे जाके रुक जाएगा। अगर हमारे पास सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे इन्फिनिटी से लाइन आ रही है और कहाँ पे मिलेगी, नेगेटिव में मिल जाएगी। आई बात समझ में, ये होने वाला है यहाँ पे। चलो, तो कितने क्वेश्चन तैयार कर लिए हमने? 2 क्वेश्चन कर लिए। टॉप 50 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जिसमें से 2 क्वेश्चन हमने रेडी कर लिए। आपको कोई से भी 3 पॉइंट याद करने हैं। और एक और बात सभी लोग सुन लेना, जैसे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, उनको क्या करना है, ये क्लास जैसे ही फिनिश हो जाएगी हम लोग रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो रिकॉर्डिंग आपको देखनी है, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखनी है। और साथ में अगर रिकॉर्डिंग ना देखना चाहो तो आप लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट दोनों में से एक काम तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। जितना भी हमने आज पढ़ाया है, या तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लो एक बार, और बिल्कुल प्रॉपर वे में रोक रोक के समझ समझ के देख लो। सेकंड चीज, अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं देखते हो तो जो चीजें आपको हमने प्रोवाइड कर रखी है, ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है ना जो आपको, इसको आपको रीड करना है। ठीक है, ये दोनों में से आपको एक काम तो करना है क्लास फिनिश होने के बाद। आप ये नहीं करेंगे कि बस क्लास फिनिश हो गई अपना काम खत्म, चलो भैया, ठीक है, मस्ती मजाक करते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको जो चीज काम दिया जा रहा है वो करना पड़ेगा, अगर आप सीरियस हो अपने स्टडी को लेकर। अभी भी बहुत टाइम है यार, आप लोग सभी 90 to 95 ला सकते हो, पॉसिबल है अभी भी। बस आपको राइट गाइडेंस हम प्रोवाइड कर देंगे, आप अपनी तरफ से आप लोग एफर्ट डालते रहो बस। ठीक है, अब समय ऐसा आ चुका है कि जब आपको 12 12 15 15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आप लोग क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लोग क्या समझते हैं? सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लोग क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। सिंपल सी भाषा में बात करें तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, सरफेस एरिया के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना है, ये लो। और सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, सरफेस एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लो ये अपने पास एक शीट है,
ठीक है, ये हमारे पास एक शीट है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी वो इस तरीके से इसको चीरती हुई जानी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इसको चीरती हुई जानी चाहिए इस तरह से। ठीक है, ये इस तरीके से। तो बस यही है कि यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ये आपके पास क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा। फॉर्मूला सभी लोग लिख के आना, फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू ए। ओके, ये हम लोग लिख के आएंगे एग्जाम में। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप लोग याद कर लेना, इतना काफी है, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जितना आपको लिखा हुआ, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, इतना काफी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भैया, मल्टीपल होता है किस किस का, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और साथ में सरफेस एरिया का। और जो होगा सरफेस एरिया वो परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर बोल सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस एरिया, या फिर सरफेस एरिया के डायरेक्टली परपेंडिकुलर कौन होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए। वैसे इसका कॉन्सेप्ट है पूरा, बट इतना टाइम नहीं है कि हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, फटाफट हमें क्वेश्चंस फिनिश करना है। अपने को अभी टारगेट ये करना है कि कैसे करके हम लोग 90 to 95% स्कोर कर सकते हैं, अपना टारगेट ये होना चाहिए। अभी हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग नॉलेज गेन करें। नॉलेज तो ठीक है, हमने जितना गेन करने था उतना कर लिया, लेकिन अब टारगेट है परसेंट बनाना है भैया कैसे भी करके। हम्म। तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। बाकी हाँ, एक और बात सुन लो सभी लोग, ये जो चीजें हैं ना, बाकी चीजें इनको भी आप लोग कर लेना, ये काम की चीजें हैं। ओके। बाकी हम सिर्फ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं क्लास में। बीच बीच में आपको गाइड करते चलेंगे कैसे आपको करना है, क्या चीजें करनी है। ठीक है, जो बिल्कुल गाइडेंस हो सकती है ना, वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हो, यूट्यूब पे कमेंट करते हो, इसके अलावा ऐप में चैट करते हो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन है, आपका कुछ डाउट आए तो पूछ लेना, जो भी आपको समझ में ना आए पूछ सकते हो आप लोग। हम्म। चलो आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर के कैपेसिटेंस से आपका क्या मतलब है। दिख रहा है सभी को ये क्वेश्चन, ट्वेल्थ वाला। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। चलो भैया कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर पे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, 12वां ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखो यहां पे, व्हेन अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, जब एक जब चार्ज दिया जाता है कंडक्टर को, देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस। एक मिनट रुकना, यहां पे देखो, when a charge is given to a conductor then its potential increases, hence we can conclude that, इस वजह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट। देखो कितनी मस्त लाइन है यार ये। द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, जो हमारे पास कंडक्टर होगा ना, कंडक्टर कंडक्टर जो होगा, उसका जो पोटेंशियल होगा, कंडक्टर का पोटेंशियल, द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट। जितना ज्यादा आप लोग उसको चार्ज दोगे उतना ज्यादा वो चार्ज होगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। सिंपल सी भाषा में बात करें तो मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें आप लोग जितना ज्यादा चार्ज दोगे, जितना ज्यादा चार्ज दोगे, ये चार्ज आपने जितना ज्यादा दिया, इसका पोटेंशियल उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। तो क्या हम लोग इसे बोल सकते हैं डायरेक्ट कि भैया ये रहा हमारा चार्ज, ये रहा हमारा पोटेंशियल, वी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही तो बात यहाँ पे हमने लिखी है। अब आप लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक इक्वल टू का साइन आता है, और साथ में एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे वी तो हमारे पास ऑलरेडी है। ये चीजें ऐड होती है जब एक सिंगल प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इस चीज का ध्यान रखना कभी भी। ओके, बहुत काम आएगा अपन रियोप्टिक्स पढ़ेंगे तब। तो ये चीजें होती है कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हमारे पास इस तरीके से चीजें आती है। हमें क्या चाहिए, ये जो सी है ये चाहिए हमें। ठीक है, तो सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू बाई वी। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आ जाएगा वी, यहाँ पे आ जाएगा सी। तो सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। इस तरीके से आपको एग्जाम में सेम टू सेम लिख के आना है। ओके, तो सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी आपका हो जाएगा। और जो यहाँ पे सी होगा, सी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेयर सी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स, कांस्टेंट कांस्टेंट लिखा है यहाँ पे, कांस्टेंट्स लिख दिया हमने, कांस्टेंट है। कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को कौन डिनोट करता है, सी डिनोट करता है। सी से हम क्या डिनोट करना चाह रहे हैं, सी से हम लोग डिनोट करना चाह रहे हैं कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर अलग चीज है, कंडक्टेंस अलग चीज है, ध्यान से सुनना सभी लोग। कंडक्टर अलग चीज है, कंडक्टेंस अलग चीज है, समझाते हैं आपको। ये है कंडक्टर, ये होता है कंडक्टेंस। ठीक है, ये दोनों अलग चीज है। कंडक्टर क्या है, अपने आप में एक डिवाइस है। कंडक्टेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है।
समझने की कोशिश करो यार, कंडक्टर की प्रॉपर्टी कंडक्टेंस है, ठीक है, धारण क्षमता उसकी। तो कंडक्टर कंडक्टेंस अलग अलग चीज है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर अलग है, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को आप लोग कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास चीजें हो जाएगी। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है। 2 नंबर में आता है व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। तो आप लोग यहां से स्टार्ट कर देना, यहां से द पोटेंशियल से स्टार्ट करना और यहां तक लिख के आ जाना, यहां तक, यहां तक, यहां तक, ठीक है, यहां तक। बाकी चीजें में आप लोग पढ़ सकते हो, बट यहां तक लिख के आओगे तो काम हो जाएगा। तो ऐसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। डायमेंशन फॉर्मूला याद करना हो तो याद कर लो, m-1 l-2 t⁴ a⁴ एक काम करेंगे यार, जितने भी डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं, है ना, उनको एक वीडियो में कवर कर देंगे, या फिर अपन लोग लास्ट डे पे क्लास ले लेंगे, वहां पे जितने भी डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं उनको सारे को याद करा देंगे एक साथ। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूलाज की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे आपकी। ठीक है, चलो। देखो अभी हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजें बता देते हैं यहाँ पे। थोड़ा टाइम का इशू है, इस वजह से हमें थोड़ा सा चीजों को लेके सही से चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार रिपीट हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, कि डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। डिफाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड इट्स कैपेसिटी। जरा 1 मिनट वेट करना, काफी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए क्लास, तो उनको बता देते हैं क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम्म। तो कहाँ थे हम लोग? इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हम लोग थे। जो स्टूडेंट क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वो क्या बोल रहे हैं? क्लास 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 की लिंक कहाँ आएगी? क्लास की लिंक बताई तो है आप लोगों को यार, ग्रुप में आएगी लिंक। उनको एक काम करते हैं, शेयर कर देते हैं फिर से। क्लास की लिंक उन्हें शेयर करनी पड़ेगी हमें एक बार और। तो 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा, हम उनको क्लास की लिंक शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो लिंक हमने शेयर कर दी है। हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? देखो नाम में छुपा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इसको तो। इक्वी मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल, पोटेंशियल समझते हो आप लोग, सरफेस आप लोग समझते हो। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस जहां जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। बस इतना सा काम है, बस यही डेफिनेशन है इसकी। अगर इतना ही समझ में आ गया, इतना भी लिख के आओगे, तब भी आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। और एक छोटा सा डायग्राम बना देना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो, उसे हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चलो इसको समझते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखना आप लोग सभी। कहाँ गया पेन? The equipotential surface is the locus of all those points at the potential due to charge distribution is same। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? लोकस होता है, लोकस बोले तो पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, ऑल द पॉइंट का जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे इस सरफेस पे, यहाँ 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 पे, कहीं पर भी, ठीक है। तो क्या होगा? लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट एट द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, आप लोग देख रहे होंगे, प्लस 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 सभी जगह पे। तो यहाँ पे जहां पर भी आप लोग पोटेंशियल देखोगे, वहां पे सभी जगह वैल्यू कैसी आएगी, सेम आएगी। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल V1 - V2, अगर हम लोग दो जगह का पोटेंशियल निकालें, यहाँ का और यहाँ का, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी वैल्यू सेम है, या दोनों की जगह वैल्यू सेम है।
ओके। तो ऐसे में हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो जीरो आता है। डायग्राम बनाना काफी सिंपल है, ये हमने बनाया। एक अंदर बना दो, यहाँ पे हमने चार्ज पुट कर दिया, चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और यहाँ पे हमने चार्ज चार्ज जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी सरफेस के ऊपर। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से भी आप लोग कर सकते हो, इंटरनल सोर्सेज से भी आप लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सिंपल सी भाषा में बात करें तो ये हमारे पास एक सरफेस है, और एक हमारे पास ये एक सरफेस है। ये दोनों सरफेस कैसी कहलाएगी हमारे पास? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। ओके, ये चीज हमको बतानी है एग्जाम में। ये आर बार आप चाहो तो बना सकते हो, बाकी इसे स्किप भी कर सकते हो। क्या बोल रहे हो गणेश जी? सर क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे। हाँ, आज जो क्लास रहेगी इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे। क्वेश्चन ही होंगे इसकी क्लास, ये क्लास में क्या मतलब, अब बाकी चीजें करने से टाइम हमारे पास कम बचा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे। ओके, और आपको भी अब क्वेश्चन ही करने हैं डायरेक्ट। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर भैया, प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर लेते हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखो यार, आप लोग सभी समझने की कोशिश करो प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टीज जो होती है, जो आप लोग देखे हो, जो चीजें आपने देखी है, उसी को बस पॉइंट वाइज बना बना के लिख दो। यही हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है। तो पहला जो पॉइंट हमारे पास बनेगा वो बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट हम यही बोलेंगे, जो हमारे पास डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसी को यहाँ पे चिपका देंगे। दिस द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन सेम। सभी जगह पर पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। तो जो डेफिनेशन हमने लिखी थी उसी को यहाँ पे हमने छाप दिया। सेकंड पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं? सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर बस यही बोला जा रहा है कि यहाँ पे सभी जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। अगर आपको पोटेंशियल पता हो तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ये होता है हमारे पास क्या? ये हमारे पास पोटेंशियल होता है। तो अगर यहाँ पे अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो अगर एक चार्ज को यहां से यहां तक उठाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों जगह पे सेम है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे नो वर्क डन होगा, नो वर्क इज डन। यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होगा, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम की पोटेंशियल सरफेस। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उठाने में यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। सिंपल सी भाषा में अगर इसको हम लोग बात करें, सिंपल सी भाषा में आप लोग लिख सकते हो, नो वर्क डन, नो वर्क डन इन, या फिर आप लोग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल सी भाषा में इतना भी लिख दोगे तब भी समझ में आ जाता है उनको। ओके, क्या बोल रहे हो भैया चैट बॉक्स में? न्यूमेरिकल डेरिवेशंस ओटी वगैरह किस क्लास में होगी? देखो, न्यूमेरिकल्स वगैरह सबसे लास्ट क्लास में होगी। डेरिवेशंस या तो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे, या फिर परसों की जो क्लास होगी उसमें डेरिवेशंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, डेरिवेशंस हम लोग करने वाले हैं कल की क्लास में या फिर परसों की क्लास में। अगर आज की क्लास में हमारे टोटल 2 नंबर के क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, देन हम लोग परसों की कल की क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चंस, और परसों की क्लास में हम लोग डेरिवेशन से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पहला हमारा टारगेट ये होगा कि टॉप 50 2 मार्कर क्वेश्चंस को हम लोग फिनिश करें। चलो, ये हो गया हमारे पास 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट देख लो फटाफट से। द इक्विपोटेंशियल द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जरा तीसरा पॉइंट छोड़ो, जरा चौथा पॉइंट देखो तो आप लोग। सिंपल है नहीं है? चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। करेगी क्या? नहीं करेगी। तो ये पॉइंट इजी है। तीसरा पॉइंट भी आपको समझा देंगे, बट चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इजी है। तीसरा पॉइंट ये बोला जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, वो कैसी होगी? वो परपेंडिकुलर होगी, जैसे हमने पढ़ा था, राइट एंगल होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो एक दो तीन तीन चार पॉइंट हो गए हमारे पास। चार में से कोई से 3 पॉइंट अच्छे से याद कर लो। चौथा पॉइंट आप लोग याद नहीं भी कर पाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तीन आपने ऑलरेडी याद कर चुके हो। चलो भैया, इतना हमें समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास हो गए कितने क्वेश्चंस? 3 2 5। तो इस चैप्टर के जो टॉप 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए। और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग पढ़ सकते हो। डाइलेक्ट्रिक हो गया, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। बाकी हमारा काम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले कराएं। हम्म। चलो, इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं।
ये पीडीएफ फिर हम लोग बोल रहे हैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, एक बार चेक कर लेना। आपको मिल जाएगी ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। साथ में अगर आप लोग एडुस्टेट ऐप से जुड़े हुए तब वहां पर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। चलो इसी में समझा देते हैं यार, यहीं पे देख लो। व्हेन द मोटर व्हीकल इज स्टार्टेड इट्स हेडलाइट वाई डज समटाइम्स स्लो डाउन। जैसे हम लोग मोटर व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, जब कार वगैरह को स्टार्ट करते हैं तो हेडलाइट चलती है, फिर एकदम से वो स्लो डाउन क्यों हो जाती है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। व्हेन द मोटर व्हीकल इज स्टार्टेड इट्स हेडलाइट वाई डज समटाइम्स स्लो डाउन। तो स्लो क्यों हो जाती है, जैसे हम लोग हाईलाइट को चलाते हैं एकदम से तो फ्लो देती है, बट एकदम से फिर वो स्लो डाउन हो जाती है। इसका रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन है, यहाँ पर देखो आप लोग। इसका रीजन है, सिंस द स्टार्टर मोटर ड्रॉ अ लार्ज करंट रिजल्टिंग इन अ लार्ज पोटेंशियल ड्रॉप in a battery which reduce the thermal voltage of the battery, hence the light of a car are dim when starter is operated। यहां पर यह बताया जा रहा है कि जैसे हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, हमारी जो मोटर होती है वो स्टार्ट होती है, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या होता है, ड्रॉ होता है। ड्रॉ बोले तो निकलता है। कहाँ से निकलता है भैया, विड्रॉल कहाँ से होता है? ये होता है हमारी बैटरी के अंदर से। समझते हो आप लोग सभी, बैटरी में से चार्ज निकलेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा। पोटेंशियल में क्या आएगा, ड्रॉप आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, विच रिड्यूस द थर्मल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। उसकी वजह से जो थर्मल वोल्टेज होगा हमारी बैटरी का वो भी कम हो जाएगा। अरे भैया, पोटेंशियल में ड्रॉप आया तो थर्मल वोल्टेज क्या होगा, वो भी ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। जो हीटिंग पावर होती है गाड़ी की, जिसकी वजह से हमारी बैटरी चलती है, हेडलाइट चलती है, वो भी कैसी हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। द लाइट ऑफ अ कार आर डीम व्हेन द स्टार्टर इज ऑपरेटेड। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हमारी स्टार्टर जो होता है गाड़ी का, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो वैसे ही हमारी गाड़ी की जो लाइटें होती है वो डीम हो जाती है। ठीक है। तो रीजन क्या लिखोगे, सिंपल सी भाषा में, सिंपल सी भाषा में बोले तो ये होगा पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से। पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, ये कुछ वर्ड्स में हमने सिंपल से क्वेश्चन को और सिंपल बना दिया कि इसका रीजन क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा करंट बैटरी से ड्रॉ हो रहा है। ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि थर्मल वोल्टेज भी डिक्रीज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है। उसकी वजह से हमारा कार जो है, कार के जो हेडलाइट्स है वो समटाइम्स स्लो डाउन हो जाते हैं। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, सेम टू सेम इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, बाय। द पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर वोल्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है इसको आप लोग थोड़ा सा चेंज करना, एग्जाम में इस तरह से आता ही है कि जो पोटेंशियोमीटर होता है हमारे पास, वो पोटेंशियोमीटर जो होता है वो वोल्ट मीटर से, वोल्ट वोल्ट मीटर आता है यहाँ पे, वोल्ट मीटर से बेटर क्यों होता है। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। सॉल्यूशन में हमने उसका करेक्ट दे रखा है, ये आप लोग देखिए। द पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर वोल्टमीटर वेयर देयर इज अ मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल बिकॉज द पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट एज इट इज अ नल डिवाइस वेयर एज वोल्टमीटर ड्रॉ करंट फ्रॉम द सेल। क्या बोला जा रहा है? अच्छा, एक बात सुनना सभी लोग, 3 मिनट का टाइम हमारे पास बचा हुआ है। अगर क्लास फिनिश हो जाए तो आपको सेम लिंक से, जो लिंक हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है, उसी लिंक से आपको क्लास को फिर से ज्वाइन करना है। ठीक है। तो आप सभी को क्लास फिर से ज्वाइन करना है, जैसे ही क्लास फिनिश हो जाए वैसे ही। हमसे बोला जा रहा है कि भैया एक तरफ है हमारे पास पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, एक पास हमारे पास है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। तो पोटेंशियोमीटर बेटर क्यों होता है वोल्टमीटर से, ये हमको बताना है। तो हम बोल रहे हैं कि द पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर द वोल्टमीटर वेयर व्हेन देयर इज अ मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ। तो जब हम लोग ईएमएफ की बात करते हैं, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है, ध्यान रखना सभी लोग। दोनों का मतलब सेम ही होता है, हल्का सा एक डिफरेंस होता है, बट उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अभी। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है। तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप किसका यूज करोगे, पोटेंशियोमीटर का यूज करोगे कि वोल्टमीटर का यूज करोगे? मान लो आप, आपके यहाँ पे लाइट है, अब आप लोग चाहते हो कि भाई कितने पोटेंशियल पे चल रही है ये, तो आपको चेक करना है। तो आपके पास दो डिवाइस है, एक पोटेंशियोमीटर, एक वोल्टमीटर, तो आप क्या यूज करोगे? तो आप लोग चाहो तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, एक्यूरेट चाहिए कि भाई मेरे को वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, जैसे जो साइंटिस्ट लोग हैं उन, वो जब छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पे उनके लिए वैल्यूज मैटर करती है और बहुत ज्यादा मैटर करती है।
तो ऐसे में वो पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं वोल्टमीटर के ऊपर। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, द मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, बिकॉज द पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट एज इट इज अ नल डिवाइस। तो जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है वो, जैसे हमारे पास वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अपना पोटेंशियोमीटर लगा दिया, पोटेंशियोमीटर लगा दिया, यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो वो यहाँ से कोई करंट अपने आप में ड्रॉ नहीं करता है। करंट जो है, करंट को जाने देगा, बट वो कुछ करंट को अपने पास से निकालेगा और वापस से सेम करंट दे देगा। मतलब कुछ भी करंट वो ड्रॉ नहीं करेगा खुद में, खुद के लिए यूज नहीं करेगा, वो सामने वाले के लिए ही यूज करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि द पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। कोई भी करंट को वो ड्रॉ नहीं करता, ये सिर्फ नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ नल डिफ्लेक्शन, इट इज अ नल डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन होती है और ये हमारे पास नल डिवाइस होता है। ध्यान रखना इस कीवर्ड को। नल डिफ्लेक्शन के ऊपर कौन बेस्ड है? पोटेंशियोमीटर बेस्ड है। वो कोई करंट यहाँ पे विड्रॉल नहीं करता है। बात करें वोल्टमीटर की, तो वो विड्रॉल करता है, वो नल डिफ्लेक्शन के ऊपर काम नहीं करता है। वेर एज वोल्टमीटर्स ड्रॉ करंट फ्रॉम द सेल। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन फिनिश हुआ। आप सभी के पास अब 1 मिनट बची हुई है। 1 मिनट बाद आपको फिर से क्लास को रीज्वाइन करना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ वोल्टमीटर करंट ड्रॉ करता है या नहीं करता है, तो बोलोगे हाँ करता है। पोटेंशियोमीटर करता है कि नहीं करता है, बोलोगे नहीं करता है। नल डिफ्लेक्शन के ऊपर कौन सा डिवाइस बेस्ड है, तो बोलोगे पोटेंशियोमीटर। ओके, चलो तो क्लास फिनिश हुई और आपको। यस सर। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियोमीटर के ऊपर, तो क्वेश्चन हमारा हो गया फिनिश। देखो अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो अब अपनी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट डालना। ऐसा मत सोचना कि हमें चीज़ें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। कुछ कुछ चीज़ें आपको सबको समझ में आ रही होगी। हम जानते हैं आज अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये फर्स्ट टाइम आपका होने वाला है, तो इसमें प्रॉब्लम तो होगी आपको। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आपको ये करना है भैया कि जैसे ही क्लास फिनिश हो जाए, तो जितना भी हमने पढ़ाया है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्योंकि अब चीज़ें ऐसी होगी कि हम लोग फटाफट फटाफट चलने वाले हैं। कुछ कुछ चीजों में हम लोग जल्दी जल्दी चलने वाले हैं। 1 से 2 बार रिपीट करेंगे, बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे। ओके, सो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालो, 100% अपना फोकस यहीं पे लगाओ। बाकी सभी डिस्ट्रक्शन को दूर कर दो। अगर आप वीडियो भी देख रहे हो, तो वीडियो में भी प्रॉपर यहाँ पे आपको फोकस करना है। ठीक है, चलो, तो ये हमारे पास हुआ क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो सबसे पहले तो आपको ये समझाते हैं कि अगर आपके पास कोई कीवर्ड आ रहा है, जैसे यहाँ पे आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इससे आप लोग नॉर्मली क्या समझते हो और क्वेश्चन में आप लोग क्या समझोगे, और कैसे आप लोग उन दोनों को रिलेट कर सकते हो, वो समझते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आ जाए, हमें समझ में नहीं भी आए क्वेश्चन, तब भी हम लोग मन से लिख सकें कुछ ना कुछ। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? खिसकना। क्या होता है? खिसकना। एक किसी भी तरफ किसी चीज का खिसकना। वेलोसिटी मतलब गति, कि कितनी गति से पर्टिकुलर चीज खसक रही है किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ। ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो बस यही बात है। हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किधर खसकते जाते हैं? एक स्पीड से, एक पर्टिकुलर स्पीड से वो इधर खसकते जाते हैं इस तरफ। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ ड्रिफ्ट होते जाते हैं, मतलब खसकते जाते हैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। और उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ऐसे करके आप लोग लिख के आओगे, तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अब जरा इसको पढ़ लो साथ में। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड। फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत प्रॉपर डेफिनेशन है ये। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। अब देखो, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी इसकी इसकी। लेकिन हम एक एक करके तो बात नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? सभी का एवरेज निकालते हैं कि भैया एवरेज किस स्पीड से ये लोग ड्रिफ्ट हो रहे हैं इसकी तरफ। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की साइड, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बेसिक सी बात है, यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी भैया? यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। ये पूरा जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो रही है चीजें। तो आपको लास्ट में ये लाइन लिख देनी कि भाई यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पॉजिटिव साइड की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, नेगेटिव साइड से। ओके, और ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलने वाले हैं। ये आपको डायग्राम बना के आना है एग्जाम में। रिकॉर्डिंग हो रही है? नहीं हो रही है? हो रही है। हाँ, तो आगे बात करते हैं। काम करते हैं, इसको हम लोग अब जूम आउट कर देते हैं।
मिनिमाइज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। वैसे ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए भी आ सकता है, बट मेजरली ये 3 नंबर में आता है। तो किरचॉफ का जो नियम है ये 3 नंबर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो आपसे किरचॉफ का पहला नियम पूछा जाएगा, या फिर दूसरा नियम पूछा जाएगा। एक एक करके पूछा जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे 2 नंबर में। तो किरचॉफ का पहला नियम ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का पहला नियम ये बोलता है, इन अ नेटवर्क ऑफ अ कंडक्टर द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। In a network of a conductor, the algebraic sum of all the current meeting at any junction point is always zero। समझने की कोशिश यहाँ पे करो, डायग्राम दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे लाइंस हमने बना रखी है, ठीक है। तो ये जो लाइंस है इसमें एरोस बना रखे हैं हमने, कुछ एरोस हमारे जो सेंटर है उसकी तरफ, जंक्शन पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट बोले तो सेंटर पॉइंट जहाँ पे सभी वायर्स कनेक्टेड हैं। तो वो जो जंक्शन पॉइंट है वहां पे कुछ कुछ करंट जो है वो जंक्शन पॉइंट की तरफ आ रहा है, कुछ करंट जंक्शन पॉइंट से दूर जा रहा है। तो ये आपको डायग्राम में देख के समझ में आना चाहिए। फिर से समझा देते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। हम्म, यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास है जंक्शन पॉइंट। यहाँ से करंट जो है ये इस तरफ आ रहा है, यहाँ से करंट इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम लोग सबको जोड़ेंगे, अगर सबको हम लोग जोड़ेंगे, इसको 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 जितने को भी, तो होगा क्या, I1 जो है, I2 जो है, I3 जो है, I4 है, इनको सबको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो आएगी। क्या आएगी, जीरो आएगी। क्यों आएगी जीरो, क्योंकि यहाँ से करंट आ भी रहा है, जा भी रहा है, लेकिन हमारे जंक्शन पॉइंट पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके। तो यहीं पर बात बताई गई है किरचॉफ के पहले नियम में, इन अ नेटवर्क ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर बोले तो वही हमारे पास वायर, तो इन अ नेटवर्क ऑफ अ वायर द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम क्यों लिखा हमने उसको भी समझाते हैं। और तो सम जो होगा करंट का मीटिंग एट एनी जंक्शन पॉइंट, वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। एल्जेब्रिक का मतलब भैया ये होता है कि यहाँ पे डायरेक्शन डिपेंडेंट है ये। ऐसा नहीं है कि आप बस करंट को जोड़ दो कि I1, I2, I3, ऐसा काम नहीं होगा। इनकी कुछ डायरेक्शन भी तो होगी, कौन सा करंट आ रहा है, कौन सा करंट जा रहा है, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब यहाँ पे डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा। अब डायरेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे हमारे पास ये देखिए करंट है, ये जो है यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव किस बेसिस पे लगाना है वो भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे हमारे पास करंट 1 है, ये यहाँ से जा रहा है, तो जो जा रहा करंट है उसके आगे हम लोग आएंगे नेगेटिव, जो करंट हमारे पास आ रहा है उसके आगे लगाएंगे हम लोग पॉजिटिव। तो जो हमारे पास करंट आ रहा है जंक्शन पॉइंट की तरफ उसके आगे हम लगाएंगे पॉजिटिव, जो जा रहा है उसकी तरफ लगाएंगे नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो करंट reaching toward the junction point are taken as positive and the current leaving the junction point are taken as negative। देखो चीजें हमने बहुत सारी लिख रखी है यहाँ पे, ये भी है ये भी है। आपको इतना कुछ नहीं समझना है, आपको सिंपल सी भाषा में ये चीज समझना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये हम लोग लिख के आएंगे। अगर हमसे कोई एग्जांपल पूछता है तो हम क्या करेंगे, हम ये चीजें डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बेसिस पे ये लिख देंगे कि भैया करंट 1 है, जो माइनस आएगा इसके आगे प्लस आएगा, इसके आगे माइनस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। इसको बराबर कर देंगे जीरो के, ठीक है, इसको बराबर कर देंगे जीरो के। अगर आप लोग ज्यादा समझदार बनना चाहो तो ज्यादा समझदार बन सकते हो। समझदार कैसे बन सकते हो, कि भैया नेगेटिव नेगेटिव को एक साइड रख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साइड रख लो, फिर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव को इस साइड ले जाएंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बट सिंपल सा रखो यहां तक। अगर आप लोग फिनिश करते हो तब भी वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए। ओके, यही था हमारे पास किरचॉफ का पहला नियम। ध्यान से देख लो, आपको रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है ये भी सिखा देते हैं। तो समीशन का मतलब होता है जोड़ना। किसको जोड़ेंगे, करंट को जोड़ेंगे। करंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो आई जो है, आई बताता है करंट 1 हो सकता है, जीरो तो नहीं हो सकता। यहाँ पे I1 हो सकता है, I2 हो सकता है, I3 हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, एन तक हो सकता है। ये जोड़ने पे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है। ठीक है, समस्या कोई नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इस तरीके से हम लोग चीजें करेंगे। फिर किरचॉफ का दूसरा नियम देख लो, थोड़ा सा टफ पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए, बट आप लोग कर सकते हो इसको भी। किरचॉफ का सेकंड नियम पहला नियम से थोड़ा सा टफ पड़ता है। किरचॉफ का दूसरा नियम हम लोग देखते हैं। पहला नियम क्या था, करंट के लिए था। किसके लिए था, करंट के लिए। अब बात होगी वोल्टेज के लिए। ये वोल्टेज के लिए किरचॉफ भैया ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू केवीएल द नेट पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड मैश इज इक्वल्स टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। पहले तो ये समझो कि हम कितना लिख दें कि हमें मार्क्स पूरे में से पूरे मिल जाए।
हम कितना लिख दें कि हमें मार्क्स पूरे में से पूरे मिल जाएं, और हम कितना लिखें कि हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स है, जैसे 4 नंबर का मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 4 में से हमें 3 मिल जाए। अगर 3 नंबर में आता है तो हमें 2 नंबर मिल जाए, 2 में से आए तो एटलीस्ट हमें 1 नंबर मिल जाए। ठीक है, ये हम लोग समझते हैं, ये क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगर आप लोग यहां से स्टार्ट करते हो, ये डेफिनेशन लिखते हो, ये आप लोग लिखते हो, तो एटलीस्ट अगर आपका ये क्वेश्चन जो है वो अगर 3 नंबर में आ रखा है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? 2। अब 3 में से 3 लाना है तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, वो है आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना के आना पड़ेगा, और डायग्राम के करस्पॉन्डिंग आपको जो इक्वेशन बनती है वो लिख के आनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम पढ़ के सुनाएंगे तब भी आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको डायग्राम ही बताना पड़ेगा एट द एंड, वहीं से आपको समझ में आएगा। तो पहले हम लोग ये समझते हैं, फिर वहां पे आते हैं डेफिनेशन पे। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक यूज करेंगे मेश। मेश, मेश को हम लोग लूप भी बोल सकते हैं, लूप। ये जो है, ये हो गई एक मैश, ये हो गई एक मैश, ये हो गई एक मैश, ये हो गई हमारी एक मैश, एक ये हमारे पास एक मैश हो गई, एक ये ओवरऑल मैश बन सकती पूरी। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है मैश। इसको हम लोग क्लोज्ड मैश तब बोलेंगे जब ये पूरी तरीके से क्लोज्ड हो जाए, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, फिर पॉइंट ए आ गया। तो हम इसे बोल सकते हैं ए बी सी डी, और क्लोज करना है तो ए लगा देंगे। तो ये हमारे पास एक मैश दिख रही है। मैश में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसको हम बोल रहे हैं R1, इसको बोल रहे हैं R2। पॉइंट तो आपको बता दिए। यहाँ पे हमने एक सेल लगा दिया भैया। ठीक है, बाजार से लेके आए सेल, और सेल को हमने यहाँ पे फिट कर दिया। ये लो भैया, 2 सेल लगा दिया। अब बोलो, यहाँ पे हमने 2 सेल लगा दिए। तो अब क्या होगा, सेल से करंट जाएगा इस तरफ, रेजिस्टेंस कुछ करंट खाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ से घूम फिर के इस तरफ आएगा। इस तरफ आएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरफ ये चला जाएगा फिर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे करंट आ रहा है I2। I2 यहाँ पे करंट आ रहा है, I2 इसका करंट आ रहा है सेल का। ठीक है, तो ये इस तरफ आएगा, ये रेजिस्टेंस कुछ खा जाएगा, फिर इधर जाएगा, वो इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा। दोनों चीजें होने वाली है। तो हमें अब ये बताना है कि जो हमारा ई ए जो होता है, ये दोनों, तो E1 E2 कर देते हैं। ये जो हमारे पास है, अब इसका भी अलजेब्रिक सम बनेगा। तो इसका हम लोग जो सम करेंगे, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर आएगा, इन दोनों के सम के बराबर आएगा। इसका डायरेक्टली सम नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना होगा हमें करंट के साथ। आई का मल्टीप्लाई आर से कर देंगे, ये वाले आई का मल्टीप्लाई इस आर से कर देंगे। तो I1 R1, I2 R2। तो इनका हम लोग जब सम करेंगे और इसका जो सम करेंगे, वो दोनों सेम आता है। तो ई जो हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो EMF 1, EMF 2, ईएमएफ और पोटेंशियल सेम होता है। फिर हम लोग बात बोल रहे हैं आपसे, आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है। ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों सेम चीजें होती है। और आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V इजिकल्स टू होता है IR। तो ये जो V है, इसी को हम लोग E भी तो लिख सकते हैं, तो E इजिकल्स टू IR। तो यही चीज तो हम यहाँ बोल रहे हैं, ये हमारा E हो गया, ये हमारे पास IR हो गया। तो E इजिकल्स टू IR, V इजिकल्स टू IR, इस तरह से हम लोग चलेंगे। इनका हम लोग सम करेंगे, इसका हम लोग सम करेंगे, तो वो कैसा आएगा, इक्वल आएगा। अब यही चीजें हमने इस तरह से बता रखी है, ये देख लो। अकॉर्डिंग टू KVL, द नेट पोटेंशियल मतलब ये हमारे पास जो E है, E किसके बराबर होगा, इन अ क्लोज्ड मेश। मान लो हमारे पास सिर्फ एक E है, एक हमारे पास IR है। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पास जो E रहेगा, E का जितना समीशन करोगे, एक होगा तो सिर्फ एक ही आएगा। यहाँ पे IR होगा, इनका समीशन कर दो आप लोग, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। तो करंट और करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट के इक्वल होगा किसका, हमारे पास पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जो होगा वो। पढ़ सकते हैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन वगैरह। बाकी यहाँ पे अगर आप देखना चाहो, DABCDA, I1 R1, यहाँ पे I1 R1 बनेगा, इसके बाद माइनस आएगा I2 R2, उसके बाद इक्वल्स टू I1 और यहाँ पे I2। समझा ही देते हैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर हम लोग किसी एक मैश की बात करें, इस मैश की बात करें, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे करंट आएगा I1, यहाँ पे आएगा I2। अगर हम लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। I1, यहाँ पे I1 R1, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, I2। अभी उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, I2 R2, I2 R2, यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये जो है, ये पॉजिटिव से चले थे, इसलिए इसके आगे आया था पॉजिटिव।
ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे I1 जो होगा हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि इस तरफ चल रहे हैं। अब ये इस तरफ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं हम लोग, ये पॉजिटिव यहाँ पे खा रहे हैं पॉजिटिव को, तो इस तरीके से यहाँ पे आएगा नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन बनेगी कि हम लोग इस तरीके से इनको जोड़ सकते हैं। हम माइनस नहीं कर रहे हैं, हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन साइन लगा रहे हैं बस, यहाँ पे हम जोड़ ही रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हमें माइनस दिख रहा है, वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। हम चीजों को जोड़ रहे हैं पर वो घटाने का साइन हम लोग लगा रहे हैं, माइनस हम लोग लगा रहे हैं सिर्फ, बट एक्चुअल में हम जोड़ ही रहे हैं इनको। तो बस यही चीजें इस तरीके से आपको लिखना है। टाइम की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा हमें। फिर आता है हमारे पास ओम्स का नियम, ओम का नियम एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो फटाफट एक्सक्यूज मी ओम सर। का नियम क्या होता है? हाँ बोलो। सर, सर हाँ। ये किरचॉफ लॉ का सेकंड नियम जो है, आप हम्म, उसका एक बार डायग्राम फिर से एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ठीक है। किरचॉफ का सेकंड नियम का डायग्राम हम लोग फिर से एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप एक काम करो, इसको और सिंपल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखना, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे अपना सेल बना लेते हैं, ठीक है। ये अपना एक सेल बन गया, इसमें हम लोग सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक ही हम लोग सेल लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आप सिर्फ इतना करके आ जाना एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस R लिख देते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां से करंट फ्लो होगा इस तरफ, इतना तो समझ में आता है, पॉजिटिव से करंट जाएगा, तो हम इसे बोलते हैं आई, कि आई हमारे पास करंट फ्लो होगा। अब इन पॉइंट के आप लोग नाम दे दीजिए, इसे बोल दीजिए ए, इसे बोल दीजिए बी, इसे बोल दीजिए सी, इसे बोल दीजिए डी। तो हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आई आर के इक्वल होगा। इतना भी आप लोग करोगे सिंपल सा, तब भी आपका काम हो जाएगा। यहां पे हम ये बता रहे हैं कि भैया जब भी हम लोग पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमें मिला। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये करंट को देखेगा, करंट कैसा है भैया, I1 है, तो वो अब बोलेगा कि I1 से मुझे मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे R1 होगा तो यहाँ पे R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास यहां पर भी कोई होता रेजिस्टेंस, तो यहां से करंट जाता है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, R2 से बोल देते हैं, तो हम बोलेंगे प्लस कर दो I2 R2 से, I1 से, I1 R2 से, करंट तो हमारे पास एक ही है ना, तो यहाँ पे आ जाता I1 R1 प्लस I2 R2। और भी रेजिस्टेंस बनाना चाहो तो वहां पे आप लोग सम करते जाना। प्रॉब्लम तब आती है, प्रॉब्लम इस तरह से नहीं आती, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब हमारे पास दो सेल होते हैं, दो सेल अगर हमारे पास होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर भी हम लोग एक सेल बना देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो अब इसका भी खुद का क्या होगा, करंट होगा, इसको बोल देते हैं I2। तो अब होगा ये कि हम किधर से स्टार्ट करें, I1 से स्टार्ट करते हैं। तो I1 से स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, I1 चला, यहां से करंट चला 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 यहाँ पे आया, तो ये देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है। तो हमें अब साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम इसके उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पॉजिटिव से जा रहे हैं नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज होगा, यहाँ पे आएगा I2। ठीक है। अब इक्वल टू में क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा I1 जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे I1 R1। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे इस तरफ घूमते हुए जाएंगे अपन इस तरफ, तो इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें कौन सा करंट मिलेगा, I2 मिलेगा, यहाँ पे R2 मिलेगा। तो I2 R2 इनकी जो डायरेक्शन है ये कैसी है, उल्टी है, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं बट जो करंट आ रहा है वो हमारे उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे -I2 R2। तो आपको जैसा भी प्रेफरेबल लगे, आप चाहो तो सिंगल सेल बना लो या फिर मल्टी सेल बना लो, आपके ऊपर है। ओके, यहाँ पे हमने मल्टी सेल बनाया था ताकि चीजें हमें पूरी क्लियर हो सके, सारे साइन कन्वेंशन यूज हो सके, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टी सेल का एग्जांपल लिया था, लेकिन आप सिंगल सेल का एग्जांपल भी इसमें ले सकते हो। एक और मेश है हमारे पास नीचे, उसको सॉल्व करना चाहो तो उसको कर सकते हो, I2 R2 बनेगा यहाँ पे दोनों करंट एक साथ मिल जाएंगे, इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, तो I1 प्लस R2 बनेगा, साथ में मल्टीप्लाई होगा R3 के साथ, ये R3 के साथ, तो ये कि ये लूप बनेगी जिसमें हमारे पास I2 सिंगल होगा, तो यहाँ पे हमने I2 लगा रखा है। इसको देख लेना, सॉल्व कर लेना, सिंपल सा है ये भी चाहो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और बात सुन लो सभी, अगर आज की क्लास में हमारे सारे के सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो कल की क्लास में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, मतलब जहां से हम लोग छोड़ेंगे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन ओम्स लॉ एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ क्या होता है, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड सच दैट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर डेंसिटी एटसेट्रा रिमेन अनचेंज्ड। ओम्स लॉ आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, क्लास 12th में फिर से आ गया है।
सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो हमें ये बताना है कि अगर हमारा वायर जो है, वायर ले बोल दो, कंडक्टर बोल दो, उसको आपने कहीं से मोड़ा वगैरह ना हो, उसमें कोई टेम्परेचर ना दिया हो, उसको गर्म ना किया हो, मतलब उसकी जो फिजिकल कंडीशन है उसमें कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। पता चल रहा है कि आपने वायर लेके आए, उसको मोड़ दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, उसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो उसकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, कंडक्टिविटी है उसकी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ऐसे काम ना करते हुए अगर हम लोग प्रॉपर बात करें एक एक वायर की, जहाँ पे कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी में छेड़छाड़ ना की गई हो, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो वहां पे बताया ये जा रहा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जो हमारे पास पोटेंशियल होगा, जो करंट होगा, तो पोटेंशियल उतना ही बनेगा जितना आप करंट पास करोगे। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाले हैं। ये चीजें यहाँ पे, हमारे पास एक पोटेंशियल होता है, एक हमारे पास करंट होता है, तो ये क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। देखो जरा पढ़ो यहाँ पे कि द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर में अगर हम लोग करंट को पास करेंगे तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। ठीक है, सच दैट फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, डेंसिटी एटसेट्रा रिमेन अनचेंज। तो V इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास IR, IR लिख दो या फिर RI लिख दो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा आप लोग लिखेंगे। एंड देन आपको सिंपल सा यहाँ पे छोड़ देना है। फिर आपको आ जाना है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे इसको। तो इसमें टाइम देना मतलब कोई मतलब नहीं है इसका। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हमको डिस्कस करने हैं। तो फटाफट आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो आप लोग समझ लीजिए। एक फॉर्मूला भी आपको देते हैं जो आपको याद करना है, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। केमिस्ट्री में हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है, वहां पे भी काम आएगा। आर जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे किसके होता है, लेंथ के। कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी, लेंथ को हम लोग एल बोलते हैं, स्मॉल एल, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जितना लंबा वायर होगा, जितना लंबा वायर होगा उसमें उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस समझते हो ना, रुकावट। तो जितना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना लंबा वायर लोगे उतना ही हमें टाइम लगेगा करंट को फ्लो कराने में, क्योंकि वहां पे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है क्रॉस एरिया सेक्शन के ऊपर। जैसे हमारे पास ये वायर है, वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस सर्कुलर फॉर्म में। तो ये जितना छोटा होगा, ये जितना छोटा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये जितना छोटा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जितना छोटा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे एरिया से। कि जितना ज्यादा छोटा एरिया रखोगे, जितना ज्यादा छोटा एरिया रखोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, समझने की कोशिश आप लोग ऐसे कर सकते हो। टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, नहीं तो आपको प्रॉपर समझा देते। हमें काम किससे होता है, करंट से काम होता है कि रेजिस्टेंस से काम होता है? हमें चाहिए क्या भैया, घरों में क्या आता है, करंट आता है। रेजिस्टेंस हमारे लिए फायदा थोड़ी देता है, रेजिस्टेंस हमारे लिए नुकसानदायक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। ठीक है, करंट को रोकता है। तो हमें चाहिए करंट। तो जितना ज्यादा करंट होगा, करंट ज्यादा किस में जल्दी फ्लो होता है, हमारे पास मान लो दो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी। हमने क्या किया, एक वायर लेके आए, हमने जो वायर लाए उसको दोनों पॉइंट से फिट कर दिया। अब हमने दो पॉइंट और बनाए, पॉइंट सी और पॉइंट डी, वो उनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा रख दी। आपसे पूछा कि बताओ सेम अमाउंट ऑफ करंट किस में जल्दी फ्लो होगा, किस में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच जाएगा, किस में पॉइंट सी से पॉइंट डी में पहुंच जाएगा, किस में जल्दी पहुंचेगा? तो आप बोलोगे जितना छोटा वायर लोगे, जितनी कम डिस्टेंस होगी, उतना जल्दी करंट पहुंच जाएगा। तो अगर करंट जल्दी पहुंच जाएगा छोटे वायर में, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे रेजिस्टेंस कम है। छोटे वायर में रेजिस्टेंस कम होता है, बड़ा वायर जो होगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। आई बात समझ में, ये चीज होती है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी ना उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस का फायदा कहाँ पे हो रहा है, बड़े वायर में फायदा हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस नुकसानदायक है लेकिन उसका फायदा कहाँ हो रहा है, उसको मजे कहाँ पे आ रहे हैं, उसको मजे आ रहे हैं बड़े वायर में, कि अच्छा हमको तो बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ पे, हम तो रेजिस्टेंस बन जाएंगे यहाँ पे, पूरा यूज करेंगे। ऐसे ही छोटे जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जो छोटे पतले वायर होते हैं, एक होते हैं मोटे वायर, एक होते हैं पतले वायर। तो करंट जो होता है, करंट अच्छे से फ्लो कहाँ पे हो पाता है, करंट जो होता है मोटे वायर में अच्छे से फ्लो हो पाता है, क्योंकि यहाँ से करंट निकलेगा तो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। बट जो पतला वायर होता है उसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है, उसकी जो इस टाइप की जो वेलोसिटी होती है वो कम रहती है। आई बात समझ में? तो अब आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस का फायदा कहाँ पे होगा, रेजिस्टेंस को मजे कहाँ पे आएंगे। रेजिस्टेंस बोलेगा जितना छोटा वायर होगा, जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका, जितना छोटा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ज्यादा मेरे लिए फायदा है। बस यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कि रजिस्टर अगर हम लोग कोशिश में कम कर दिया तो रेजिस्टेंस का फायदा हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं आर इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाएंगे तो बोलेंगे
रो, एक साइन बनता है रो, ये हमारे पास एक कांस्टेंट होता है एक तरीके से, अभी आप लोग ये समझो। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया रो, इसको बोलते हैं रो। रो यहाँ पे एल अपॉन में आ जाएगा ए, इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। इसके अलावा टेम्परेचर की बात करें, द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, द हाई टेम्परेचर यूजुअली रिजल्ट इन हाई रेजिस्टेंस। तो आप जितना ज्यादा इसको गर्म करोगे, जितना ज्यादा आप लोग इसको गर्म करोगे, तो उतने ही ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा, मतलब करंट का नुकसान होगा। ये बात समझ में, तो अगर वायर को आप गर्म कर देते हो तो करंट उसमें कम फ्लो होता है, तो रेजिस्टेंस का उसमें फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होगा। तो 3 पॉइंट याद कर लो, काफी है। चौथा पॉइंट और देख लो, द काइंड ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है यार, मटेरियल कैसा यूज कर रहे हो। तो इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन मटेरियल एज वेल, कि कौन किस टाइप का मटेरियल डिपेंड लाते हो। किसी किसी में रेजिस्टेंस कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, तो मटेरियल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए। अच्छा, हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे आ गए क्या? चलो कोई ना, हमने 3 नंबर के क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। अब मैंने एक बार देखते हैं कितने क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए अभी तक, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल सके थोड़ा बहुत कि बहुत सारी चीजें हमने कर ली है भैया, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, काफी सारी चीजें हमने कर ली है। 1 2 3 4 5, 5 5 5, 5 के बाद 6 7 8 9, 9 के अलावा इसको देखें तो 10 हो जाएगा, सेकंड वाला भी कर लिया हमने 10। इसके अलावा ओम्स लॉ किया 11, उसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग किया 12। 12 क्वेश्चन हमने और कर चुके हैं अभी तक, 12 क्वेश्चन कर लिए हमने। ठीक है, चलो अगला चैप्टर है हमारे पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके हम लोग डिस्कस करते हैं फटाफट से। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चेक कर लेना एडुस्टेट ऐप पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एमीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस होता है। इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन देख चुके हैं एमीटर और वोल्टमीटर के ऊपर। पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर के ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्टमीटर। एमीटर क्या करता है भैया? एमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है। फिर से आप लोग सुनो, एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है, वोल्टमीटर जो होता है वो किसको मेजर करता है? वोल्टेज को मेजर करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। सिंपल सी बात हो गई। इसके अलावा इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है, ये पैरेलली कनेक्ट होता है। यहाँ पे देख लो, ये पैरेलल कनेक्ट होता है, ये सीरीज में कनेक्ट होता है। इसके ऊपर सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन भी बनता है। तो एमीटर जो होता है वो करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज को मेजर करता है। ये जो होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, ये पैरेलली कनेक्टेड होता है सर्किट के अंदर। बस इतना सा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ अ बार मैग्नेट इज मेल्टेड, विल इट्स मैग्नेटिज्म रिमेन? समझो इसको। प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास मान लो एक बार मैग्नेट है। मैग्नेट समझते हो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला जो हमारे पास बार मैग्नेट आता है। तो अगर उसको हम लोग मेल्ट करेंगे, ठीक है, पिघलाएंगे उसको, तो उसकी जो धारण क्षमता है, उसकी मैग्नेटिक क्षमता जो है, ठीक है, क्या वो रहेगी? फिर भी वो उतनी तरीके से किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर लेगा या नहीं करेगा? क्या उसमें कुछ चेंजेस आएंगे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि व्हेन वी हीट अ मैग्नेट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, the heat energy frees the tiny magnets from their ordered orientation. This reduce or destroy the ordering of the tiny magnets. As a result, the magnet loses its magnetism. It get demagnetized. तो आई होप आप सभी को आंसर मिल गया होगा कि क्या होगा अगर हम लोग गर्म कर देंगे हमारे बार मैग्नेट को। तो अगर सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बात करें, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, तो अगर आप लोग बार मैग्नेट को हीट करते हो, तो डेफिनेटली यार उसके जो मैग्नेटिज्म है वो लूज हो जाएगी, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। इसका इसका आंसर ये होता है कि हमारे पास क्या होता है, मैग्नेट के जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमारे पास मान लो ये बार मैग्नेट हो गया, बार मैग्नेट हो गया, तो यहाँ पे छोटे 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 बोल सकते हैं टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, टीनी मैग्नेट्स होते हैं ये। तो अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली यार ये जो हमारे पास टीनी मैग्नेट्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? इनकी ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी? डिसबैलेंस्ड हो जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कोई जो पॉइंट यहाँ पे था
वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा और ये डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। आया इतना समझ में? सिंपल सा है ये जो चैप्टर है ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो पूछते हैं कि भैया ये जो चैप्टर है आपने बहुत सारी चीजें इसमें छुड़वा दी है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो समझने की कोशिश करो, ये जो चैप्टर है इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं। यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आने लग गए हैं, तो आप लोग यहाँ से सिंपल क्वेश्चन करो और न्यूमेरिकल करो, इतना आपके लिए सफिशियंट है। और जो चीजें हम करा रहे हैं ना इस टाइप की, उनको आपको करना है, ये आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चंस। हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की हुई है इन चीजों के ऊपर। पिछले 3 से 4 साल के प्री बोर्ड के पेपर हमारे पास हैं। इसके अलावा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और हमारे जो पीवाईक्यूज होते हैं वो हमारे पास है। क्वेश्चन बैंक हमने एनालिसिस कर रखा है, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजों को देखते हुए समझते हुए, इवन हमारे कांटेक्ट में प्रिंसिपल सर्स भी हैं जो बड़ी बड़ी स्कूल्स में काम कर रहे हैं इस टाइम पर। तो उनसे भी हमने बातें कर रखी है, वो भी यही चीजें बोलते हैं कि हम जो पेपर सेट करते हैं वो इसी टाइप से करते हैं। जो एनसीईआरटी फॉलो हुई है उसमें हमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देने होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देने होते हैं, डेरिवेशंस देने होते हैं। इवन 70% पेपर तो हमें एनी हाउ इजी बनाना ही होता है। समझ में आ रही है इन चीजों का महत्व कितना है? तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। डेरिवेशंस भी लगाने पड़ेंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो सभी चीजों का मिक्सचर बनता है पेपर में। ओके, चलो आगे बात करते हैं, शंट की बात करते हैं। एक्सप्लेन शंट, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इट। शंट की बात करते हैं। शंट, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर which is joined in parallel to the coil of galvanometer in order to protect the coil of a galvanometer from damage। तो शंट क्या होता है? एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है। व्हाट इज शंट? तो आप क्या बोलेंगे, भैया शंट कुछ नहीं होता, हमारे घर में पड़ा हुआ है शंट। शंट क्या है? एक वायर है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना होता है? बहुत कम होता है। अब जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें करंट बहुत तगड़ी तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट जो होगा वो अच्छे से फ्लो करेगा किसके अंदर? वायर के अंदर, शंट के अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस उसका लो है। इसलिए इसको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, ठीक है। विच इज ज्वाइंट इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। लेट सपोज ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ये हमने पैरेलली इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। पैरेलली इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि यहां से करंट फ्लो हो सके। समझने की कोशिश करना। गैल्वेनोमीटर समझते हो, करंट को मेजर करता ही है। अब गैल्वेनोमीटर में एक सुई लगी होती है, नीडल लगी हुई होती है। तो होता ही है कि अगर हम लोग डायरेक्ट करंट यहां से पास कर देंगे तो इतना हाई वोल्टेज का जो करंट जाएगा तो इससे इसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगी, वो टूट जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे शंट कनेक्ट कर देते हैं। अब रेजिस्टेंस इसका कम है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसका रेजिस्टेंस नियर अबाउट जीरो होता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसका इसके कंपेरेटिवली हाई होता है। तो करंट आया, करंट क्या करेगा? करंट कौन सा रास्ता चूज करेगा? जहां पे रुकावट ज्यादा है या रुकावट कम है। तो बोलेगा भाई इधर से चलते हैं यार, इधर से रुकावट कम मिलेगी हमें, और इधर से निकल जाता है। तो थोड़ा बहुत करंट यहाँ से भी जाता है, और इतना ही करंट इसको चाहिए ताकि ये मेजर कर सके करंट की वैल्यू को। थोड़ा बहुत करंट यहाँ से जाता है, उसको ये मेजर कर लेता है। इसका काम क्या है? मेजर करना ही तो है, मेजर करके वापस से करंट को फ्लो करा देता है इस तरफ। ज्यादा करंट हम लोग इसको नहीं दे सकते, नहीं तो पता चल रहा है कि हमारी नीडल टूट जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसको पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलली इसको इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं शंट को। शंट क्या है? लो रेजिस्टेंस वायर। तो ये जो वायर हमने लगा रखा है, यही वायर होता है, ये वायर। हाँ, तो ये है आपका शंट। एडवांटेजेस पढ़ लेना कि हम गैल्वेनोमीटर की नीडल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। इसके अलावा इट प्रोटेक्ट द कॉइल फ्रॉम बर्निंग एज वेल, बर्निंग से भी बचा देता है, टूटने से भी बचा देता है, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इसको हम लोग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट देख रहे हैं सर। राइट एनी टू डिफरेंस अमंग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमें दो डिफरेंस लिखना है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाया पेरा फेरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई डरने वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन से, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डाया पेरा फेरो, डाया पेरा फेरो। डाया मीन्स क्या होता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर फेवरली रिपल्ड बाय अ मैग्नेट। देखो यहां पे समझना, ये हमारे पास मैग्नेट है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आई, तो इसने क्या किया? इसको रिपल कर दिया। जैसे हमारे पास मैग्नेट होते हैं ना, वो रिपल कर देते हैं किसी चीज को या फिर अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को रिपल कर देते हैं।
डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रिपल करते हैं इलेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड बोलना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अब ये दोनों जो हैं ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करता है स्लोली, मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक जो होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, ये देख लो यहाँ पे। ये जो होता है ये फीबली अट्रैक्ट करता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। बस इतना सा है, इसका एग्जांपल याद कर लो। यहाँ पे एंटीमनी एंड बिस्मिथ याद करोगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम और क्रोमियम याद करोगे, यहाँ पे आयरन कोबाल्ट निकल, ये जो अपना हमारे घरों में पाए जाते हैं ना, ये सारी चीजें क्या होती है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, देखना कभी भी बार मैग्नेट के पास ले जाना आयरन को, ठीक है, लोहे को ले जाना, तो अट्रैक्ट कर लेगा बहुत इजीली और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इसको। ठीक है, ये होता है यहाँ पे। तो 2 पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए, तीसरा पॉइंट आप लोग लाइन देख के बता सकते हो, या फिर तीसरे पॉइंट में आप लोग ये डायग्राम बना के आ जाना, तब भी आपका 3 पॉइंट तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ इज मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे ये जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसको आपको एमीटर में कन्वर्ट कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नीचे शंट लगा देनी है। ये शंट कनेक्ट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर अब एमीटर की तरह काम करेगा, मतलब अब इसकी नीडल जो है वो टूटेगी नहीं। क्यों नहीं टूटेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे लो रेजिस्टेंस वायर लगा दिया, शंट लगा दिया है। बस ये हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमारे पास जो करंट होगा वो आईजी में भी होगा। यहाँ पे समझाते हैं। अब जो करंट होगा, यहां से करंट चला, आई करंट चला। अभी आई करंट जो होगा वो 2 भाग में टूटेगा, आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। तो ये जो करंट होगा, यहाँ पे आई जी है, इधर करंट को बोल देते हैं आई जी करंट, इसको आई एस करंट बोल देते हैं, शंट की तरफ जाएगा। तो अब करंट 2 भाग में टूट चुका है, तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल करंट हमारे पास ये बनेगा। अब वी इजिकल्स टू आई आर हमने पढ़ा था, तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वी जी जो है, वी जी हो जाएगा आई जी, और आर की जगह पे क्या जाएगा, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और वी एस इक्वल्स टू हो जाएगा आई एस और शंट का रेजिस्टेंस। तो आई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वी जी बाई आई जी बाई जी, वी एस बाई एस, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। बस ये कन्वर्ट हो गया, आप नहीं भी लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पूछा ही गया था कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो कि भैया नीचे एक शंट लगा दिया आपने, ठीक है, पैरेलल में आपने क्या कनेक्ट कर दी, एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर दिया जिसको हम लोग शंट बोलते हैं। To convert a galvanometer into ammeter, low resistance wire is joined in parallel to the coil of a galvanometer. तो आइडियल एमीटर जो होता है, जो हमारे सपनों में आता है, सिर्फ ऐसा रियल वास्तविकता में नहीं होता है, सिर्फ सपनों की कहानी है, कि सपनों की कहानी में आइडियल एमीटर जो होगा उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। हमने ये बोला था कि लो रेजिस्टेंस वायर यूज करना है, हमने ये वर्ड यूज नहीं किया था कि हम लोग जीरो रेजिस्टेंस वायर यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा कोई सा वायर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। नियर अबाउट जीरो हो सकता है बट जीरो तो नहीं हो सकता। इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं आइडियल, कि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो जीरो होता है। इसी तरीके से हाउ इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। अभी आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था, तो अब ये है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहां से हमने इसको इस तरीके से लगाया, यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया। अब रेजिस्टेंस कहाँ लगेगा, इस बार लगेगा पैरेलल में। किस में लगेगा, सॉरी सीरीज में लगेगा, एक सीरीज में हमने इसको लगा दिया। अगर आप सीरीज में लगाते हो तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वोल्टेज को मेजर करेगा, ना कि करंट को मेजर करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको समझाते हैं आपको, पहले ये समझ लो कि ये है गैल्वेनोमीटर, ये यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये लो रेजिस्टेंस वायर है या फिर हाई रेजिस्टेंस वायर है, इसको समझते हैं। The voltmeter is an instrument which is measure the potential difference between 2 points in an electric field. तो वोल्टमीटर का काम ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना 2 पॉइंट के बीच का। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, हाई रेजिस्टेंस वायर इज joined इन सीरीज विथ अ कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक काम करो, इसको ऐसा मत बनाओ, ऐसा बना दो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस वायर लगाया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया, यहाँ पे वायर खत्म।
तो अब यहाँ से करंट आपने फ्लो कराया, तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कैसा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से करंट बहुत 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 कम मात्रा में यहाँ पे पास होगा। हम चाहते नहीं है यार करंट को मेजर करना, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल को मेजर हो, पोटेंशियल ही मेजर हो। पोटेंशियल मेजर हो तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा दो, ताकि पूरा करंट खा जाए ये हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पूरा करंट खा जाएगा तो बचा क्या हमारे पास, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को मेजर करेगा ये गैल्वेनोमीटर हमारा। तो एक आइडियल वोल्टमीटर क्या चाहता है, आइडियल वोल्टमीटर ये चाहता है कि हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आप बोलोगे ये होता है इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा रेडी हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग। अच्छा, क्लास अगर फिनिश हो जाए तो फिर से क्लास को ज्वाइन कर। चलिए बताइए, आप सभी को वॉइस आ रही है क्या? यस सर। ठीक। हम्म। तो कहाँ थे हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास, मैं चेक कर लेते रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल्स मूविंग ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, राइट इट्स एक्सप्रेशन, डिफाइन लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स आपसे पूछा जा रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नोन एज। देखो, एक चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में मूव करता है, उसी फंडे के ऊपर बेस्ड है, और जब उसके ऊपर फोर्स लगती है उसी फंडे के ऊपर बेस्ड है हमारा लोरेंज फोर्स। तो आपके क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछा जा सकता है, कि लोरेंज फोर्स लिखिए, या फिर आप लोगों से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, राइट दिस एक्सप्रेशन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि लोरेंज फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है। Lorentz force. Lorentz force. Lorentz force is defined as the combination of the magnetic and electric force on a point due to electromagnetic fields. It is used in electromagnetism and is known as electromagnetic force. तो एक ऐसा पार्टिकल जो किस किस के बीच में है, जो मैग्नेटिक लाइंस के बीच में भी है, साथ में इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में भी है। तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कौन कौन सी फोर्स लगेगी, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी उस पॉइंट के ऊपर। वो पॉइंट क्या है हमारे पास, एक चार्ज है। तो वो जो चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की फोर्स भी लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी, क्योंकि वो किसके अंदर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लोरेंज फोर्स एक ही होती है। तो लोरेंज फोर्स सिंपल सी है यार, क्या है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच में अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके ऊपर दोनों फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगी, उसी को हम लोग लोरेंज फोर्स बोलते हैं। अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी बहुत सिंपल है, दोनों को जोड़ दो। ये देख लो, ये देख लो यहाँ पे, जो हमारे पास चार्ज होगा, फोर्स क्या होगा, लोरेंज फोर्स को एफ एल बोल सकते हो आप लोग। ये होगा कि आप एफ ई को और एफ एम को जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, तो क्या होगा, वी हैव एफ ई की वैल्यू कितनी होती है, क्यू ई होती है। एफ एम जो होता है वो होता है क्यू वी भी। तो आप दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यू ई, यहाँ पे आ जाएगा क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि क्यू हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ई प्लस वी इंटू बी। ठीक है, इतना अगर आप लोग छोड़ोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, यहीं पे आप लोग छोड़ सकते हो। या फिर आपको क्रॉस हटाना है, इस क्रॉस की जगह पे तो साइन थीटा आ जाएगा। जब भी ये क्रॉस हटता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इस तरीके से लिख लेना, यहाँ पे प्लस वी बी, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। तो आपके ऊपर है, आप जहां तक चाहो वहां तक लिख सकते हो, दोनों सही है। बस इस तरीके से आपको करना है। चीजें बहुत सारी होती है, बट आपको एक समय समझ में आना चाहिए कि हमें कितना लिख के आना है परीक्षा में। क्या हमें यहाँ तक लिखना है, क्या हमें यहाँ तक लिखना है, वो आप लोग समझ जाओ। तो दोनों सही है, यहाँ लिखोगे तब भी सही है, यहाँ तक लिखोगे तब भी सही है, यहाँ तक लिखोगे तब भी सही है, और यहाँ एटलीस्ट यहाँ तक लिखोगे तब भी सही है। और क्या बोले, अब तो याद हो जाएगा लोरेंज फोर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर सर्किटल लो। एम्पियर सर्किटल लो। देखो, हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ना, ये सारे के सारे मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चंस हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इतने सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, एट दी एंड आपको ये सारे क्वेश्चंस करना ही है किसी भी हाल में। इनको छोड़ के जाओगे तो मान के चलो आपने कुछ भी नहीं किया है। ये तो मोस्ट आईएमपी है ना, ये तो आपको एटलीस्ट करने ही करने हैं। एम्पियर सर्किटल लो क्या बोलता है, एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड मेश,
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम ऑफ इनक्लोज्ड करंट। सिंपल सी भाषा में आप लोग ये समझो कि हमारे पास क्या होगा, एक वायर होगा, इस तरह से एक वायर होगा। वायर के आसपास क्या बनेगी, मैग्नेटिक लाइंस बनेगी, मैग्नेटिक लाइंस बनेगी। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस बनेगी इसको बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये जो होगा इसका क्या बोला जा रहा था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल मतलब छोटा सा पार्ट, टुकड़ा ले लो आप लोग छोटा सा। तो हम बोलेंगे कि बी डी एल, छोटा सा पार्ट हमने लिया है। इसका अगर आप लोग इंटीग्रल मल्टीप्लाई करोगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्लोज्ड मेश की यहाँ पे बात हो रही है, क्लोज्ड मेश के अंदर। तो हम लोग इसे बोलेंगे, क्लोज्ड मेश के अंदर हम लोग इसे बोलेंगे कि ये जो चीज है हमारे पास क्लोज्ड मेश के अंदर, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी हमारे पास म्यू नॉट टाइम ऑफ आवर करंट। एक मिनट, यहाँ पे देखिए। तो हमारे पास अगर क्लोज्ड मेश की बात करें तो बी डी एल जो होगा वो किसके मल्टीप्लाई में आएगा, वो होगा कि हम म्यू नोट का मल्टीप्लाई कर दो आई के साथ, जो करंट यहाँ पे हमने फ्लो कराया इस वायर में। ठीक है, ऐसे आपको समझना है इस क्वेश्चन को। वैसे एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट आपसे अगर सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ पूछे जाए तो जितना हमने लिख रखा है उतना आपको करना है। एक और बात सुन लो यार, ये जो स्टडी मटेरियल है ये हमने खुद ने बनाया है, चीजों को रिसर्च करके कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए इजी हो सकता है, गूगल पे जहाँ पे इजी हो सकता है, परीक्षा बोर्ड में देखा, क्वेश्चन बैंक में देखा, जहां पर भी इजी टू इजी हो सकता है वो हमने यहाँ पे यूज किया है। कहीं कहीं पर हमने खुद से भी लिखा है, जैसे ये जो है यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे आप देखना गूगल पे कुछ अलग टर्मिनोलॉजी यूज करी है, लेकिन जो सिंपल हो सकता है वो हमने यहाँ पे खुद ने लिख दिया है आपके लिए। तो ये चीज़ों का हमने ध्यान रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे जो था, यहाँ पे ये सॉल्यूशन हमें अच्छा लगा तो हमने ये यूज किया। यहाँ पे हमारा हैंड रिटन सॉल्यूशन जो था वो ज्यादा बेस्ट था हमारे लिए, तो हमने वो यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का देखो साथ में इमेज भी लगाई है आप लोगों के लिए कि भैया अगर आपको इमेज से समझना है तो आप इमेज से भी समझ सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, फ्लेमिंग का उल्टे हाथ का नियम। ठीक है, देखो इसको समझाते हैं चलो यहीं से। इफ वी स्ट्रेच फोर फिंगर, द मिडिल फिंगर, थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड in mutually perpendicular direction such that the forefinger point out the direction of magnetic field, the middle finger point out the direction of motion, then the thumb gives the direction of Lorentz force। तो अगर हम लोग अपने उल्टे हाथ को कुछ इस तरीके से सिंक्रोनाइज करते हुए देखें कि हमारी जो फोर फिंगर है, इसको बोलते हैं फोर फिंगर, ये जो इसको हम लोग इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ना, इसको फोर फिंगर भी बोलते हैं। ये जो है हमारे पास, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये किसको डिनोट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिनोट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रही है। ये डायरेक्शन, ये जो है ये इस तरफ आ रही है हमारे तरफ, ठीक है, स्क्रीन के बाहर निकलती हुई आ रही है ये करंट को डिनोट करती है। तो अगर आप इस तरीके से अपना हाथ बनाओगे तो अब जो अंगूठा होगा, अंगूठा जो होगा हमारे पास वो हमें क्या बताएगा, वो लोरेंज फोर्स की डायरेक्शन बता देगा। तो अगर आपको किसी भी करंट की डायरेक्शन निकालनी, जैसे मान लो ये करंट है, ये हमारे पास एक वायर है, वायर में इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही, इस तरफ करंट जा रहा है एक तरीके से। नहीं ऐसा नहीं करते हैं, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। इसको हम लोग सिंपल सा बात करें तो करंट की डायरेक्शन को हम ऐसा बना देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लो करंट है, इस तरफ करंट हमारा फ्लो हो रहा है, तो इसके इसको देख के आप बता सकते हो लोरेंज फोर्स किधर लगेगा। तो आप बोलोगे कि भाई करंट इधर जा रहा है, मतलब करंट को इधर बना दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर लगेगी, इधर लगेगी, इधर हमारी बी लगेगा। तो हमारा जो लोरेंज फोर्स आएगा, फोर्स किधर लगेगा, वो इस तरफ लगेगा। अभी थ्री डी में है, लेकिन आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर जा रहा है, लेकिन ये थ्री डी में एज्यूम करने की कोशिश करो, थ्री डी में। ठीक है, ये इस तरीके से कि हमारा करंट है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, इस तरफ। तो हमारा जो फोर्स लगेगा वो ऐसा ऐसा ऊपर लगेगा। ऊपर, ये ऐसा ऊपर नहीं है, ये ऐसा ऊपर है, ऐसा ऐसा ही वाला। ठीक है, ये चीज है। चलो ये हो गया हमारे पास फ्लेमिंग का क्वेश्चन फिनिश। नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड फार्म लूल, भी आप पढ़ सकते हो, फार्म रूल। फिर जो इंपॉर्टेंट हमारे पास है, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट फिनिश कर लिए। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन हमने आज की क्लास में फिनिश किए हैं। अभी टाइम हमारा हो गया है, यहाँ से हमने 12 13 यहाँ पे हुए थे, 14 हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे हमने फिनिश किए 15 16 17 18 19 20 21 22 23। लगभग 20 22 23 क्वेश्चन हमने फिनिश किए हैं आज की क्लास में। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो कल की क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और परसों की क्लास में हम लोग डेरिवेशंस देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस कर लिए
तो बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। तो कल की क्लास फिर से आप लोग ज्वाइन करना, जहाँ पे हम लोग 2 मार्कर क्वेश्चंस को आगे स्ट्रेच आउट करेंगे और कंप्लीट 2 मार्कर क्वेश्चंस को हम लोग फिनिश कर लेंगे, जो हमारे लिए मोस्ट वैल्यूबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग डेरिवेशंस करेंगे। सो मिलते हैं आपको कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और जो चीज़ें आपको दे रखी है हमने, उससे पढ़ाई करते रहो। ठीक है। थैंक यू।